जय हिंद दोस्तों। अभी ना सिर्फ अमेरिका बल्कि हमारा देश भारत और पूरा विश्व सुनीता विलियम्स और बी विलमोर, एस्ट्रोनॉट बच विलमोर और बैरी विलमोर के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से वापस अर्थ पर आने की खुशियां मना रहा है, इस अचीवमेंट को सेलिब्रेट कर रहा है। और बिल्कुल क्यों ना करें अचीवमेंट को सेलिब्रेट, क्योंकि स्पेस के फील्ड में, साइंटिफिक फील्ड में डिस्कवरीज और जो एक्सप्लोरेशंस होते हैं, जो डेवलपमेंट होते हैं, वो हर डेवलपिंग और डेवलप्ड नेशन के लोगों का, उस देश का सपना होता है। हमारी तो फंडामेंटल ड्यूटी भी है कि हम साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन, साइंटिफिक डेवलपमेंट की ओर ध्यान दें। और सिर्फ वो फंडामेंटल ड्यूटी कॉन्स्टिट्यूशन तक सीमित नहीं है, वो हर सच्चे मायने में हर भारतीय का सपना होना चाहिए और हर भारतीय इसमें कंट्रीब्यूट भी करते हैं। तो इसी अचीवमेंट को, इस खुशी को सेलिब्रेट करना, आज हम लोग सुनीता विलियम्स और सुनीता विलियम्स के साथ जो उनके फेलो एस्ट्रोनॉट बी विलमोर, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में काफी लंबे समय तक, 9 महीने से ज्यादा टाइम तक वहां पर फंस गए थे। और बड़ा अच्छा संयोग है 9 महीने का कि 9 महीने तक एक मां अपने बच्चे को गर्भ में रखती है और फिर उसे जन्म देती है, एक नया रूप मिलता है। वैसा ही 9 महीना सुनीता विलियम्स और इनके जो साथी थे, इन्होंने अंतरिक्ष में गुजारा, अंतरिक्ष की गोद में। कितना बढ़िया संयोग है। ह्यूमन रेजिलियंस का, ह्यूमन विल पावर का बेस्ट एग्जांपल कि आपके पास चैलेंजेस आएंगे। इनके पास कई चैलेंजेस थे, आज हम वो सब कुछ डिस्कस करेंगे, पर वन बाय वन आप चैलेंजेस का आंसर ढूंढते जाओ, वन एट ए टाइम। एक चैलेंज का आंसर एक बार में, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। और भरोसा रखना है कि चाहे अंधकार कितना भी हो, उजाला होता है। 9 महीने कम समय नहीं होता है अंतरिक्ष में गुजारने के लिए। यहां तो 9 महीने लोग अपने कमरे में बंद होकर पढ़ाई करना नहीं पसंद कर पाते हैं। ये 9 महीने अंतरिक्ष में थी, बस कुछ ही और बाकी फेलो एस्ट्रोनॉट थे आईएसएस पे। अनसर्टेनिटी थी वापस कब आएंगे, फिजिकली, मेंटली, हर टाइप का चैलेंज, पर फिर भी वापस आई। तो इसलिए आज जो परदेसी हमारे घर आई हैं, वैसे भारत से इनका एक संबंध है, क्या संबंध है हम देखेंगे, पर फिर भी ये गाना जो कभी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में यूज किया था, ये आदरणीय यश चोपड़ा साहब ने, स्वर्गीय यश चोपड़ा साहब ने, घर आजा परदेसी तेरा देश बुलाए रे। तो आज हम इन परदेसी के वापस घर आने, वापस अर्थ आने की खुशियों को सेलिब्रेट करेंगे। साथ ही साथ उससे रिलेटेड एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से या फिर एक अवेयर सिटीजन के पर्सपेक्टिव से क्या चीजें नीडेड है, उन सबको डिस्कस करेंगे। क्या चीजें हमें सीखनी है इस स्टेलर स्पेस ओडिसी से। ओडिसी रेफर करता है एक एक्साइटिंग, एक चैलेंजिंग जर्नी को। तो इनका ये जो स्पेस ट्रेवल था वो ऐसा ही एक स्पेस ओडिसी है, जो चैलेंजिंग था, एक्साइटिंग भी था और उससे कई चीजें सीखने को मिली। क्या क्या चीजें सीखनी है हमें, तो सबसे पहले हम प्रोफाइल्स देखेंगे, प्रोफाइल्स ऑफ द एस्ट्रोनॉट्स। जो एस्ट्रोनॉट्स है सुनीता विलियम्स एंड बी विलमोर, उनकी प्रोफाइल को, कि उनके बारे में हमें क्या जानना है, कहां से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कितना हमें मालूम होना चाहिए। देन वी विल सी मिशन डिटेल्स, किस स्पेसक्राफ्ट के साथ ये स्पेस गई थी, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचते हैं और वापस क्रू 9 जो कि स्पेस एक्स का एक स्पेसक्राफ्ट से, उससे वापस अर्थ पहुंचती हैं, इसके बारे में। इस मिशन में आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन प्रोग्राम क्या है, उसकी डिटेल्स जानेंगे। साथ ही साथ रोल ऑफ नासा एंड स्पेस एक्स, पीपीपी मॉडल को समझने का बेस्ट एग्जांपल है। आने वाले सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स और मेंस के एग्जामिनेशन में तुम इसको यूज कर सकते हो। देन वी विल आल्सो सी कि क्या साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन होता है ऐसे प्रोग्राम का, क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, कैसे रेजिलियंस दिखाते हैं एस्ट्रोनॉट्स, एंड फ्यूचर स्पेस प्रोग्राम के लिए क्या लेसन सीखने मिलते हैं। एंड सेशन के एंड में मैं तुम्हारे लिए कुछ एमसीक्यूज भी अटैच कर दूंगा, ताकि तुमने जो सेशन से सीखा उन एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करके अपने नॉलेज को चेक भी कर सको। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। पहला हमें प्रोफाइल देखना है इन एस्ट्रोनॉट्स का, इनका प्रोफाइल। लेट्स सी देयर प्रोफाइल। ये दो हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं, ये हैं सुनीता विलियम्स एंड ही इज बच विलमोर और बी बैरी विलमोर, दोनों एस्ट्रोनॉट। अब देखते हैं, ये इनके रिटर्न की तस्वीरें हैं, कितने खुश दिख रहे हैं। और खुशी क्यों ना हो, घर आने की खुशी हर किसी को होती है। हम फेस्टिवल में 2 रोज को घर जाते हैं तो खुश होते हैं, ये तो 9 महीने के बाद अर्थ आए थे, अर्थ से दूर थे, तो खुशी होनी चाहिए, इनके अचीवमेंट को तारीफ होनी चाहिए, वाहवाही होनी चाहिए, बिल्कुल। चलिए देखते हैं इनका प्रोफाइल। सईद सुनीता विलियम्स, हम सबकी शान। हम बात करते हैं फेमिनिज्म का, तो फेमिनिज्म की ट्रू एग्जांपल्स में से ये एक है।
चाहे सुनीता विलियम्स की हम बात करें या स्वर्गीय लेट कल्पना चावला जी की बात करें, कभी कल्पना चावला जी के बारे में भी अलग से डिस्कस करेंगे। ये है फेमिनिज्म की बेस्ट एग्जांपल्स, जिन्होंने नारी शक्ति को एक नया आयाम दिया है स्पेस के फील्ड में। नेवल पायलट रही है ये, अमेरिका के यूएस नेवी की पायलट में से एक है, और अभी स्पेस के फील्ड में तो झंडे गाड़ ही रही हैं। आओ देखते हैं इनके बारे में। सुनीता विलियम्स, इनका जन्म होता है सितंबर 1965 यूक्लिड ओहायो यूएसए में। मतलब इनका जन्म इंडिया में नहीं हुआ है। ये कंफ्यूजन अपने दिमाग से निकालना है, क्योंकि बार बार जब हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर कांग्रेचुलेट कर रहे हैं, बिल्कुल कांग्रेचुलेट करेंगे, क्योंकि इंडिया ना सिर्फ अमेरिका के लिए बल्कि इंडिया के भी यूथ के लिए, पूरी दुनिया के यूथ के लिए इन्होंने एक एग्जांपल सेट किया है, तो बिल्कुल कांग्रेचुलेट करेंगे। इंडिया से इनका रिश्ता नाता भी है, पर जन्म इनका इंडिया में नहीं हुआ है, ये चीज याद रखिएगा। इनका जन्म ओहायो यूएसए में ही हुआ है। तो फिर इंडिया से रिश्ता क्या है? इनके जो फादर साहब हैं श्री दीपक पांड्या जी, दीपक पांड्या जैसे इंडियन क्रिकेट टीम में हार्दिक पांड्या हैं, गुजरात से हैं, तो ये दीपक पांड्या जी ये भी गुजरात से हैं। वो कहां से बिलोंग करते हैं? वो झुलासन नाम का एक विलेज है, दिस इज अ विलेज, झुलासन विलेज, जो कि गुजरात के मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, मेहसाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। यहां से इनके फादर बिलोंग करते हैं, जो यूएसए गए थे, वहां वो सेटल हो गए, और वहां पर फिर उनकी शादी के पश्चात उनको सुनीता विलियम्स पुत्री के रूप में, डॉटर के रूप में प्राप्त होती है। तो इस तरह से इंडिया का ये इनका रिश्ता नाता हो गया। इन्होंने अपना जो एजुकेशन है वो यूएसए में कंप्लीट किया, अलग अलग कॉलेजेस से। इन्होंने यूएसए की नेवी को ज्वाइन किया, नेवल पायलट रही, और फिर उसके बाद इस नासा को ज्वाइन करती हैं। कब ज्वाइन करती हैं? 1998 में। 1998 में शी बिकेम पार्ट ऑफ नासा। मतलब एक काफी लॉन्ग, अगर हम आज बात करें, आज हम मार्च 2025 में हैं, तो लगभग 27-28 साल का इनका नासा का अपना कैरियर भी है, राइट। बाकी हम बात करें इंडिया से रिलेटेड इनके कनेक्शन और जो चीजें हमें याद रखनी है, तो इन्हें इंडिया में 2008 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। मतलब थर्ड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, थर्ड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से थर्ड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ इंडिया, इससे इनको सम्मानित किया गया है, सुनीता विलियम्स जी को। ये याद रखना है हमें। आगे जाकर इनको बाकी सम्मान से भी सम्मानित किया जाएगा। यूएसए में भी कई अवार्ड्स, कई रिकॉग्निशन से इन्हें सम्मानित किया गया है। हालांकि यूएसए का जो सुप्रीम अवार्ड है, जो सबसे फर्स्ट अवार्ड है सिविलियंस को दिया जाने वाला, प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ कांग्रेस या फ्रीडम मेडल, वो अभी इन्हें नहीं मिला है, पर आगे जरूर मिलेगा, राइट। इनके अचीवमेंट्स को देखकर बिल्कुल मिलने के चांसेस है, मिलना भी चाहिए। और साथ ही साथ रिसेंटली 2024 में बीबीसी ने इन्हें 100 वीमेन लिस्ट में, टॉप 100 वीमेन की लिस्ट में भी इंक्लूड किया। ये सारी चीजें एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, और इसलिए आपको याद रखना है, ठीक है। नाउ हम दूसरे एस्ट्रोनॉट के पास जाते हैं। इनके जो फेलो एस्ट्रोनॉट थे, ये भी यूएसए से बिलोंग करते हैं, यूएसए से बिलोंग करते हैं। इनका नाम है बैरी, या पॉपुलरली इनको बच विलमोर के नाम से बुलाया जाता है। इनका जन्म भी यूएसए में ही हुआ है। He is a very famous naval test pilot, जिनके पास 8000 फ्लाइट आवर्स, जो कि अपने आप में एक रिमार्केबल एक्सपीरियंस है। एंड इसी एक्सपीरियंस की वजह से इनको कमांडर बनाया गया था। ये जिस मिशन में यहां से बी विलमोर और सुनीता विलियम्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचे हैं, उसके कमांडर कौन थे? बच विलमोर और बैरी विलमोर। याद रखो इस चीज को। सुनीता विलियम्स जी के बारे में मीडिया में काफी कवरेज है उनके कंट्रीब्यूशन को देखकर, पर वो कमांडर नहीं थी। कमांडर ये थे, इनके नेवल जो टेस्ट पायलट के रूप में इनका जो एक्सपीरियंस था उसको देखते हुए इनको कमांडर बनाया गया था। सुनीता विलियम्स जी स्पेस एक्सप्लोरेशन को लेकर, साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन को लेकर उस टीम के हिस्सा थी। इस तरह से ये दो लोग गए। इन्होंने जो गल्फ वॉर हुआ था 1990-91 के अराउंड, जो पर्सियन गल्फ वॉर होता है, अभी ये हमारा पर्पस नहीं है गल्फ वॉर को समझना, गल्फ वॉर हम बाद में पढ़ेंगे। पर्सियन गल्फ वॉर या फिर गल्फ वॉर जो 90-91 के अराउंड हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि इराक ने इन्वेड किया था, कहां? कुवैत में। फिर यूएसए ने इंटरफेयर किया। एक बड़ी अच्छी मूवी है अक्षय कुमार साहब की, एयरलिफ्ट, जो इस इराक इन्वेजन ऑन कुवैत पे बनी है। अक्षय कुमार साहब की मूवी का एग्जाम्पल याद आ गया। अब सुनीता विलियम्स और बी विलमोर वापस आए हैं, वो जरूर मूवी को भी प्लान करने बैठ गए होंगे कि इस फेमस घर आने को, परदेसी के वापस घर आने पे हम एक फिल्म बनाते हैं। अच्छी बात है, फिल्म बनाने से बाकी ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचेगी, तो उसमें कोई बुराई नहीं है ना, बाकायदा अगर उसे अच्छे से बनाया जाए तो। एंड
अब हम वापस आ जाते हैं, इन्हें कमांडर बनाया गया इस मिशन का, जो कि स्टार लाइनर का, बोइंग के जिस स्पेसक्राफ्ट स्टार लाइनर से इनको भेजा गया था उसका पहला क्रूड टेस्ट था। मतलब इसके पहले जो टेस्ट बोइंग कर रहा था अपने स्टार लाइनर नाम के स्पेसक्राफ्ट से, उसमें क्रू नहीं होते थे, मतलब उसमें ह्यूमंस नहीं होते थे। इस बार ह्यूमंस को साथ में लेकर 2024 में बोइंग का ये स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गया था। तो अब हमें आगे क्या देखना है, इन एस्ट्रोनॉट्स के प्रोफाइल के बाद हमें देखना है किसके बारे में, हमें देखना है बोइंग के इस स्पेसक्राफ्ट के बारे में। यह पिक्चर आपको यहां दिख रहा है, यह है बोइंग का वो स्पेसक्राफ्ट जिसका नाम है स्टार लाइनर। क्या नाम है इसका? स्टार लाइनर। याद रखिए ये सारे डिटेल्स अपने एग्जामिनेशंस के लिए। इससे ये लोग 2024 में 2024 में आईएसएस गए थे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में। ये बोइंग ने बनाया है, बोइंग नाम की एक कंपनी ने। ऑब्वियसली नासा ने कॉन्ट्रैक्ट दिया था। तो नासा ने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट दिया है? ये स्पेसक्राफ्ट है जो कि टू ट्रांसपोर्ट क्रू टू एंड फ्रॉम द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, आईएसएस ले जाना, आईएसएस से वापस लाने के लिए यूज किया जाता है। नासा का क्या है प्रोग्राम? कॉमर्शियल क्रू प्रोग्राम। कॉमर्शियल क्रू प्रोग्राम, इसको देखो सिंपल शब्दों में समझो, यहां मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है। हम क्या करते हैं, हम फ्लाइट सर्विसेज यूज करते हैं, हम एक टिकट कटाते हैं किसी भी कंपनी का, वो चाहे एयर इंडिया हो या फिर बोइंग क्या बोल रहे हैं इंडिगो हो, स्पाइस जेट हो, कोई भी हो। आपने एक टिकट बुक किया और आप गुवाहाटी से दिल्ली गए, या आप दिल्ली से पटना आए, आप पटना से गुवाहाटी आए, तो आपने पैसा पे किया, आपको गुवाहाटी से पटना ड्रॉप कर दिया गया। तो ये जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, इन एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अर्थ पे लाना या अर्थ से आईएसएस तक ले जाना, ये कॉमर्शियल सर्विस प्रोवाइड करने का काम नासा करती है, जिसका नाम है कॉमर्शियल क्रू प्रोग्राम, जिसके लिए बोइंग को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। बोइंग के इस स्टार लाइनर के थ्रू लाने ले जाने का काम। हालांकि अब ऐसा लगता है कि अब ये कॉन्ट्रैक्ट स्पेस एक्स के पास जाएगा, क्योंकि उन्होंने सक्सेसफुली वापस लाने का काम किया। बोइंग के इस मिशन में कुछ प्रॉब्लम आ गई स्टार लाइनर में। तो बोइंग ने ये जर्नी स्टार्ट कब की? इन दोनों एस्ट्रोनॉट्स के साथ 2024 में। और 2024 में जब जर्नी स्टार्ट की जून में, तो तभी इसका ड्यूरेशन बस 8 दिन था, लगभग 8 दिन, कि 8 दिन तक ये दोनों एस्ट्रोनॉट्स बी विलमोर एंड सुनीता विलियम्स, बी विलमोर कमांडर रहेंगे इस स्पेसक्राफ्ट के, ये 8 दिन वहां ऊपर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बिताएंगे, अपना जो मिशन ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल करेंगे, जो रिसर्च है उसको फुलफिल करेंगे, और वापस 8 दिन के बाद इसी स्पेसक्राफ्ट से वापस आ जाएंगे। ऊपर जाने के लिए क्या यूज किया गया था? एटलस 5 नाम का रॉकेट। कौन सा रॉकेट? देखो ध्यान से, कौन सा रॉकेट? एटलस 5 नाम का रॉकेट। ये स्पेसक्राफ्ट है। इस स्पेसक्राफ्ट को ऊपर ले जाने के लिए एक रॉकेट की जरूरत होगी। वो रॉकेट कौन सा? एटलस 5 रॉकेट। पर वहां तक तो पहुंच गया, लेकिन फिर उसके बाद इनके थ्रस्टर्स में, या ऐसा कहें तो इस स्पेसक्राफ्ट में कुछ एरर्स आने लग गए। और जब एरर्स आने लग गए तो नासा ने डिसाइड किया कि नहीं, हम अपने एस्ट्रोनॉट्स की जिंदगी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे, और इसलिए उन एस्ट्रोनॉट्स को वहीं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे, आईएसएस पे इनडेफिनिट टाइम के लिए रुकना पड़ गया। और अब इनकी स्पेस ओडिसी स्टार्ट हो गई इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, कुछ और बाकी फेलो एस्ट्रोनॉट्स के साथ। अब आगे हम देखते हैं व्हाट इज दिस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। क्या है ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? इसका एक पिक्चर यहां मैंने तुम्हारे सामने दिया है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक प्रोग्राम जो कि ओरिजिनली यूएसए और रशिया ने स्टार्ट किया था। हालांकि अभी इस प्रोग्राम में टोटल 15 मेंबर्स हैं। कौन कौन से 15 मेंबर? स्पेशली यूएसए का नासा, रशिया का रॉसकॉस्मोस, रॉसकॉस्मोस में यहां पे हो गया रशिया, और कॉस्मोस एक वर्ड है, रशियन वर्ड, जो कि स्पेस ट्रेवलर को रिप्रेजेंट करता है, रॉसकॉस्मोस। इन दोनों ने ओरिजिनली ये प्रोग्राम सोचा। बाद में इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ईएसए ने। ध्यान दो, यहां पे मैंने यूरोपियन यूनियन नहीं लिखा है, मैंने यूरोप्स ईएसए लिखा है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जिसमें 11 मेंबर हैं यूरोप के। यूरोपियन यूनियन नहीं, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जिसमें 11 मेंबर हैं। साथ में ज्वाइन किया जापान के स्पेस एजेंसी ने एंड कनाडा स्पेस एजेंसी। तो टोटल नासा, रॉसकॉस्मोस, जाक्सा, कनाडा स्पेस एजेंसी, और यहां से 11 यूरोपियन स्पेस एजेंसी के मेंबर। टोटल कितने मेंबर हो गए? 15। क्या इंडिया का इसरो इस प्रोग्राम का पार्ट है? तो इंडिया का इसरो इस प्रोग्राम का पार्ट नहीं है। इसरो ने बोला कि भैया हम इस प्रोग्राम के पार्ट नहीं है। एक्चुअली 2010 के अराउंड बातचीत स्टार्ट हुई थी, पर ड्यू टू सम रीजन ये बातचीत कंप्लीट नहीं हो पाई। इसरो ने बोला कि कोई बात नहीं,
नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तुमने हमको पिछले बार जीपीएस देने से मना किया था, इस बार तुम फिर से नाक भौं सिकोड़ रहे हो, हम क्या करेंगे, अपने दम पर बनाएंगे। और इसरो ने यह ठाना है कि 2030 तक, पहले ही ऑब्जेक्टिव था 2030 तक का, जिसको अभी एक्सटेंड करके 2035 तक किया गया है, कि 2030-35 तक हम अपना खुद का एक भारतीय स्पेस स्टेशन, भारतीय अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुष्ठान केंद्र हम स्पेस में स्टैब्लिश कर देंगे। ज्यादा बड़ा नहीं होगा, 14-15 पैसेंजर्स के बराबर होगा, लगभग 20 टन का होगा, लेकिन हम अपना खुद बनाएंगे, 2035 तक बना लेंगे। अभी पहले सामने गगनयान प्रोजेक्ट है, उस गगनयान प्रोजेक्ट को फुलफिल करेंगे और उसके बाद इस भारतीय स्पेस स्टेशन पे वर्क करेंगे। 2035 तक टारगेट रखा गया है कि इसरो इस चीज को बना लेगी, इस चीज को कंप्लीट कर लेगी। चलिए नेक्स्ट चीज, हाँ यहां पे जरा टाइमलाइन देखो, ये टाइमलाइन मैंने क्या लिखा है, 1993 में इसकी शुरुआत हुई थी इंटरनेशनल स्पेस प्रोग्राम की। हालांकि पहला डॉकिंग इसमें 1998 में हुआ, पर शुरुआत 1993 से हो चुका है। और इसका टाइमलाइन 2030 का माना जा रहा है, एक्सपेक्टेड लिखा है मैंने क्योंकि अभी 2030 आया नहीं है, कि अगर सब कुछ ठीक ठाक चलते रहा तो 2030 तक इसका लाइफ टाइम है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का। क्योंकि बीच में कई सारी चीजें नहीं हो रही हैं। अभी रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के वजह से यूरोपियन नेशंस ने बोला कि अब हम रसिया के साथ किसी भी टाइप के संबंध नहीं रखना चाहते हैं। रसिया ने भी बोला कि भाड़ में जाओ तुम, हम अपना खुद का स्पेस स्टेशन बना लेंगे। पहले भी इन्होंने मीर प्रोग्राम, स्पेस स्टेशन जो मीर प्रोग्राम के नाम है उस पर वर्क किया था। तो अनसर्टेन है कि 2030 तक भी चलेगा या 2030 के पहले खत्म हो जाएगा या 2030 के आगे भी कंटिन्यू किया जाएगा। तो इसलिए 2030 एक एक्सपेक्टेड डेट है, एक एक्सपेक्टेड टाइम है आईएसएस का, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का। बाकी कुछ और डिटेल्स आईएसएस के बारे में, क्या डिटेल्स, कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ये अराउंड 400 किलोमीटर अबव, मतलब लो अर्थ ऑर्बिट में है। अब ये लो अर्थ ऑर्बिट क्या होता है, अप टू 2000 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस। तो ये लो अर्थ ऑर्बिट में है। ये सारे डिटेल्स एग्जामिनेशन के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एंड हर 90 मिनट में मतलब लगभग 1.5 घंटे में ये अर्थ का एक चक्कर ऐसे लगा लेता है, हर 90 मिनट में। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस ये है कि दिस वर्क एज अ टेस्ट बेड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस फ्लाइट। अब जैसे अभी मान लो जून 2024 में ये लोग वहां गए थे स्पेस में। अब अगर वहां पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन नहीं होता, सपोज करो कि ये एक होटल की तरह वर्क कर रहा है, अगर होटल आपको रास्ते में नहीं मिलेगा तो आपकी जो लॉन्ग जर्नी है आप वहां पे कहां स्टे करोगे, कहां पे रिसर्च या कोई मीटिंग कर पाओगे। तो इस टाइप से ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। मेडिसिन रिसर्च के लिए काम आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे अल्जाइमर जैसे डिजीज, पार्किंसन जैसे डिजीज, कैंसर जैसे डिजीज, इन डिजीज पर रिसर्च करने के लिए कि जहां पे जीरो ग्रेविटी होती है या बिल्कुल ही ग्रेविटी नहीं है, एकदम लो ग्रेविटी है, जीरो ग्रेविटी है, उस केस में कैंसर के सेल्स किस तरह से ग्रो करते हैं, तो इन सब पे स्टडी करने के लिए, रिसर्च करने के लिए भी यूज किया जाता है। एंड मेनी अदर सच काइंड ऑफ रिसर्च रिलेटेड टू आउटर स्पेस, रिलेटेड टू अदर स्पेस प्रोग्राम, ये आईएसएस सर्विस प्रोवाइड करता है हमारा। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या, इसमें नासा और एलन मस्क का क्या रोल है। एक देखो बड़ा अच्छा कार्टून बनाया गया, एक बड़ा अच्छा क्रिएटिव है, कार्टून नहीं क्रिएटिव है। पहले ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम स्टार्ट किया था किसने, ये प्रोग्राम स्टार्ट किया नासा ने, जिसका उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया था किसको, बोइंग को। तो बोइंग ने बनाया स्टारलिंक नाम का अपना स्पेसक्राफ्ट, उससे भेज दिया। लेकिन सिंस वो वहां जाकर फेल होता है तो एस्ट्रोनॉट वहां फंस गए। अब उनको वापस लाने के लिए नासा ने किसके साथ कांटेक्ट किया, स्पेस एक्स नाम की कंपनी के साथ। कौन है इसके ऑनर, इसके ऑनर है एलन मस्क। बड़े पॉपुलर हैं आजकल सोशल मीडिया पे। आजकल तो जो अमेरिका की न्यू गवर्नमेंट फॉर्म हुई है वहां पर भी इनका एक अच्छा रोल माना जाता है। एलन मस्क का जो प्रोग्राम है क्रू ड्रैगन प्रोग्राम, इसका 9th मिशन क्रू 9 रिटर्न व्हीकल के फॉर्म में प्लान किया जाता है कि ये इन एस्ट्रोनॉट्स को लेकर वापस आएगा एंड सक्सेसफुली इन एस्ट्रोनॉट्स को लेकर कोस्ट ऑफ फ्लोरिडा या फिर गल्फ ऑफ मैक्सिको में वापस सक्सेसफुली टचडाउन कर चुका है। तो दिस इज रियली एन अचीवमेंट कि स्पेस एक्स या एलन मस्क के इनिशिएटिव की वजह से ना सिर्फ हम अपने एस्ट्रोनॉट्स को वापस ला पाए, बल्कि काफी कम कॉस्ट में भी लाया गया। एंड आगे हम जब इसका आउटकम देखेंगे, आगे जब हम इसके सिग्निफिकेंस की बात करेंगे, तो ये पब्लिक प्राइवेट मॉडल का, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल का, पीपीपी मॉडल का एक बढ़िया एग्जांपल है। अमेरिकन गवर्नमेंट
या अमेरिकन गवर्नमेंट की एजेंसी नासा और एक प्राइवेट एजेंसी स्पेस एक्स दोनों मिलती है, एस्ट्रोनॉट्स को वापस सक्सेसफुली सेफली लेकर आती है। क्योंकि थोड़ी सी चूक हो जाती तो जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट कल्पना चावला जी के साथ हुआ वैसा हो सकता था, इसलिए सक्सेसफुली वापस लाना अपने आप में एक बड़ी बात है। वापस आने के बाद अभी नासा इन दोनों एस्ट्रोनॉट्स को 45 डेज के रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम में रखेगी, ताकि ये इंडिया बोल रहे हैं, अर्थ आकर वापस फिर से अर्थ के एटमॉस्फेयर के साथ सेटल हो सके। अगर क्योंकि वहां रहने पर अभी हम चैलेंजेस की बात करेंगे, कई टाइप के चैलेंजेस आते हैं, हो सकता है कई कुछ नए डिजीजेस भी हो जाएं, तो उन सबको चेक करके फिर इनको 45 डेज के रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम के बाद वापस अपने घर वालों के साथ या अपने लोगों के साथ छोड़ दिया जाएगा कि आप उनके साथ रह सकते हैं सुरक्षित। अभी भी ये जो रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम चल रहा है ये नासा के ही लीडरशिप में चलेगा, नासा के ही सुपरविजन में चलेगा, नासा इसको लीड करेगी। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। जो चैलेंजेस की हम बात कर रहे थे जिसके वजह से रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम चल रहा है, सबसे पहले तो फिजिकल चैलेंजेस की बात। अराउंड 286 डेज का ये स्पेस स्टे था इनका मतलब 9 मंथ्स हो चुके हैं, जोड़ के देख लो 9 मंथ्स, जिसकी वजह से ना आपके सबसे पहले आपको फिजिकल चैलेंज क्या होता है, आपकी बोन डेंसिटी कम होने लगती है। हालांकि इस बोन डेंसिटी से लड़ने के लिए, इस बोन डेंसिटी को सही करने के लिए एक्सरसाइज, हाँ सुनीता विलियम्स जी के अभी हम अचीवमेंट की बात करेंगे तो इन्होंने 10 स्पेस वॉक कर लिया है। स्पेस में जाके वॉक करना या स्पेस स्टेशन के अंदर भी एक्सरसाइज करना, इससे आप अपनी बोन डेंसिटी को मिटिगेट मैनेज कर सकते हो। दैट्स व्हाई एक्सरसाइज इज अ गुड थिंग, आप सबको करना चाहिए। आप कल को जाके एस्ट्रोनॉट बने या नहीं बने पर एक्सरसाइज कीजिए, आपकी बोन डेंसिटी, आपकी ओवरऑल हेल्थ बनी रहेगी। तो ये एक फिजिकल चैलेंज हो गया इनका। कभी कभी तो टेम्पररी विजन ब्लरनेस भी आता है, जो विजन होता है वो टेम्पररी पीरियड के लिए ब्लर हो जाएगा, धुंधला हो जाएगा, ऐसे भी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। इवन दिस हैपेंस। तो स्पेस ट्रेवल बच्चों का खेल नहीं है, मजाक नहीं है ना, कि ऐसे हथौड़ा लिए थौर की तरह उड़ गए, वैसा नहीं है, राइट। साइकोलॉजिकल चैलेंजेस, साइकोलॉजिकल चैलेंजेस क्या, एक घर में बंद रहकर पढ़ने की बात जब की जाए तो कई लोग उसके लिए तैयार नहीं होते हैं। यहां तो आपको घर से, अर्थ से दूर, हमारा जो घर पृथ्वी है उससे दूर आपको अंतरिक्ष में रहना है कुछ लोगों के साथ। अनसर्टेनिटी है, वापस कब आएंगे इसका ठिकाना नहीं है, एक बड़ा साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करता है। लेकिन उन साइकोलॉजिकल प्रेशर से लड़ने के लिए सुनीता विलियम्स जी ने योगा का साथ लिया, बिल्कुल। एंड दैट्स व्हाई योग, मेडिटेशन, योग एक फिलॉसफी है, याद रखिएगा, महर्षि पतंजलि का दिया हुआ, सिर्फ पीटी एक्सरसाइज नहीं। ये योग, ये मेडिटेशन आपको हर मुश्किल से लड़ने के लिए शक्ति देता है, आपके इनर स्ट्रेंथ को, आपके इनर रेजिलियंस को, आपके इनर विल पावर को बढ़ाता है, जो सुनीता विलियम्स जी ने भी एक्सेप्ट किया कि वो कर रही थी। हाँ, उससे आउटकम क्या निकल कर आया, उससे आउटकम निकल कर आया प्रोफेशनलिज्म टू डील विथ प्रेशर, द क्वालिटीज टू डेवलप विल पावर विथ से आई विल नॉट सरेंडर टू एनी सिचुएशन, कि चाहे कैसा भी सिचुएशन आ जाए, चाहे कैसे भी कंडीशंस आ जाए, मैं सरेंडर नहीं करूंगी, मैं सरेंडर नहीं करूंगा, मैं उससे लड़ूंगा। क्योंकि दो ही आपके पास चॉइस होते हैं, जब आपके सामने मुसीबत आए तो दो चॉइस है, आप उसके सामने नतमस्तक हो जाइए, घुटने टेक दीजिए, या आप बोलिए कि मैं लड़ूंगा, मैं लड़ूंगी। दैट वाज द आउटकम। और ये हम सब के लिए रिक्वायर्ड है, हम सब के लिए। आपको स्पेस ट्रेवल करना है, नहीं करना है, आपको आगे जाके एस्ट्रोनॉट बनना है, नहीं बनना है, पर रिक्वायर्ड आपके लिए भी उतना ही है। चलिए आगे ये देखिए, ये एक हमने क्लिप ऐड किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी, ये पिक्चर पहले की है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी किस तरह से पहले इनसे मिले थे, कांग्रेचुलेट कर रहे थे। यहां इन्होंने फिर से इनके वापस आने पे एक ट्वीट किया, वेलकम बैक क्रू 9, जिस मॉड्यूल से वापस लाया गया। द अर्थ मिस्ड यू, अर्थ ने आपको मिस किया। The years has been a test of great courage and the boundless human spirit. Sunita Williams and the Crew 9 astronauts have once again shown us what perseverance truly means. Their unwavering determination in the face of the vast unknown. आगे भी बाकी कुछ उन्होंने लिखा था। रामधारी सिंह दिनकर ने बड़ा अच्छा लिखा है कि खमठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़। इंसान जब सच में जोर लगाता है ना, तो वो पर्वत को भी हिला सकता है, पर्वत को हिला सकता है, पर्वत को काट सकता है। दशरथ मांझी ने करके दिखाया। तो ह्यूमन विल के कई एग्जांपल्स हैं ऐसे। जो फॉर्मर इसरो के चेयरमैन थे एस सोमनाथ जी, अभी करंट चेयरमैन कौन है इसरो के, बताना तुम। जो फॉर्मर इसरो के चेयरमैन हैं, जिनका रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन है इसरो में, इन्होंने भी बोला कि हम सुनीता विलियम्स के वापस आने पे खुशी जाहिर करते हैं और उनके एक्सपर्टाइज को गगनयान प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं।
वी विल स्टडी अबाउट गगनयान प्रोजेक्ट एज वेल। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, और क्या हमारे लिए लेसन्स मिले इससे? तो हमारे लिए लेसन्स ये मिले एडेप्टेबिलिटी। एडेप्टेबिलिटी देखो, जैसे एडेप्टेबिलिटी क्या है कि पहले हम बोइंग के स्टार लाइनर, किसका? बोइंग का। ड्रैगन, किसका? ड्रैगन क्रू, स्पेस एक्स का, कि भैया एक फेल हुआ तो हम दूसरे पे शिफ्ट हुए। हारना नहीं है, एडेप्ट करना है सिचुएशन को, क्योंकि जो एडेप्ट कर सकता है चेंजिंग सिचुएशन को वही जीतता है हमेशा। और इवन देखो कितना बढ़िया है, आप पॉलिटिकली डोनाल्ड ट्रंप से एग्री करें या नहीं करें, पर डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क, आप एलन मस्क के सारे आइडिया से एग्री करें या नहीं करें, पर इनके बीच की जो बॉनहोमी है, इनके बीच का जो ब्रदरहुड है, या इनके बीच का जो कनेक्शन है, उसने इनके वापस अर्थ में आने के प्रोसेस को थोड़ा एक्सपीडिएट कर दिया, फास्ट कर दिया। ये अपने आप में एक रिमार्केबल बात है। पीपीपी मॉडल को फिर से सपोर्ट करना, कि जिस तरह से नासा ने स्पेस एक्स को कॉन्ट्रैक्ट देकर, जो एलन मस्क की कंपनी है, अपने कॉस्ट को काफी हद तक कम कर लिया है। एंड इसरो कैन एडॉप्ट इट, इसरो इस चीज को एडॉप्ट कर सकती है कॉमर्शियल स्पेस एक्सप्लोरेशन में, कॉमर्शियल स्पेस रिसर्च में। इवन इंडिया इसको रेलवे में भी एडॉप्ट कर सकता है, रेलवे में हम करते भी हैं पीपीपी मॉडल को, एक बढ़िया एग्जाम्पल है। एंड ग्लोबल लीडरशिप, जहां पे हम इंडिया का एग्जांपल दे रहे हैं कि सुनीता विलियम्स, जिनका जन्म अमेरिका में हुआ पर जिनके फादर भारतीय हैं, भारत के एक राज्य गुजरात से बिलोंग करते हैं, तो ये ना हमारे लिए एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी के फॉर्म में भी यूज होगी। हमने उनको अपने 3rd सिविलियन ऑनर पद्म भूषण से सम्मानित किया है, तो बिल्कुल हमारे लिए सॉफ्ट डिप्लोमेसी के फॉर्म में भी यूज हो सकता है। हमारे हर यूथ को, इंडिया के हर यूथ को, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, बॉय हो या गर्ल हो, हर किसी को मोटिवेट करेगा कि आप आगे स्पेस के फील्ड में अपना परचम लहरा सकते हैं, इंडिया को और गौरवान्वित महसूस करवा सकते हैं। कुछ पॉइंट्स, कुछ ऐसे फैक्ट्स जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। सुनीता विलियम्स जी जो हैं, इन्होंने 9 स्पेस वॉक किया है, 9 स्पेस वॉक, 10 नहीं, 9 स्पेस वॉक। और इस 9 स्पेस वॉक में इन्होंने 62 आवर्स एंड 6 मिनट, मतलब 62 आवर्स तक स्पेस में चलने का काम किया है, स्पेस वॉक का काम किया है। दिस इज द अचीवमेंट, ये एक अपने आप में रिकॉर्ड है। हाईएस्ट स्पेस वॉक अगर हम विमेन की बात करें तो वो पेगी विट्सन, ये भी यूएसए की हैं, नासा की हैं, पेगी विट्सन यूएसए नासा, इनका 10 स्पेस वॉक का रिकॉर्ड है। सुनीता विलियम्स जी का 9 स्पेस वॉक का रिकॉर्ड है, ये करेक्ट कर लेना, याद रखना। पेगी विट्सन जी का 10 है, लेकिन पेगी विट्सन जी का 10 होने के बाद भी लगभग 60 घंटे उन्होंने स्पेस वॉक किया है। तो 10 स्पेस वॉक में 60 घंटे पैदल चलना, सुनीता विलियम्स जी ने 9 स्पेस वॉक में ही 62 घंटे स्पेस में चलने का रिकॉर्ड बना लिया। तो ये उनके लिए एक अचीवमेंट हो गया। बाकी हम स्पेस में सबसे ज्यादा टाइम तक रहने की बात करें तो एक सिंगल फ्लाइट में, एक सिंगल स्पेस फ्लाइट में सबसे ज्यादा टाइम रहने का काम किया है रशियन एस्ट्रोनॉट। एक्चुअली में रशिया में एस्ट्रोनॉट को कॉस्मोनॉट बुलाया जाता है, वो कॉस्मोस वर्ड की वजह से। कौन? वेलेरी पोलेकोव। इन्होंने एक सिंगल फ्लाइट में, मतलब एक बार में सबसे ज्यादा दिन 437 डेज वहां रहने का रिकॉर्ड बनाया था। और ओवरऑल स्पेस में पूरे जर्नी में सबसे ज्यादा दिन रहने की बात करें तो वो भी एक दूसरे ही रशियन कॉस्मोनॉट के हाथों में है, उनके हिस्से है ओलेग कोनोनेकोव का, जिन्होंने 1000 दिन के बराबर स्पेस में रहने का रिकॉर्ड बनाया है। तो ये सब कुछ फैक्ट्स है जो आपको याद रखने हैं एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। बाकी अब इन चीजों पे बेस्ड हमें क्या करना है, यहां मैंने आपके लिए क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। ये पूरा का पूरा स्लाइड, पूरा डॉक्यूमेंट मैं कमेंट सेक्शन में तो अटैच कर ही दूंगा हमेशा की तरह। आप यहां पर भी स्क्रीन को पॉज करके इसका आंसर पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए और आंसर कमेंट सेक्शन में करके बताओ। ये दूसरा क्वेश्चन, अगेन पॉज द स्क्रीन एंड कमेंट योर आंसर। दिस इज थर्ड क्वेश्चन। ये आज का पर्पस था और जो कुछ हमने सीखा वो आपके मेंस के एग्जामिनेशन में, प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में या इंटरव्यू में काम आएगा और एग्जामिनेशन से आगे बढ़कर हर भारतीय के लिए काम आएगा, हर एक यूथ के लिए काम आएगा। ठीक है, कि चाहे सिचुएशन, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हो जाएं, इतना क्यों ना लगे कि वापस कुछ भी पॉसिबल नहीं है, बट उन समय में अगर खुद पर भरोसा है, अपने फेलो कलीग पर भरोसा है, अपने दोस्त पर भरोसा है, अपने परिवारजनों पर भरोसा है, अपने पर भरोसा है, ऊपर वाले पे भरोसा है, तो आप किसी भी परिस्थिति से लड़ सकते हो और जीत सकते हो। ओके, सो ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ योर मदर, योर फादर, योर पेरेंट्स, फैमिली, एवरीवन। जय हिंद।